अस्सलाम वालेकुम असलामुअलैकुम। वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की। मिलके देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो को जाने। मैं कौन होता हूँ? हु एम आई? व्हाट इज माई क्रेडिबिलिटी? व्हाट इज माई लेवल ऑफ नॉलेज? व्हाट इज माई सोशल स्टैंडिंग दैट आई कैन क्वेश्चन जनरल मनोज पांडे? मैं उनको बोलूँ कि नहीं सर आप गलत हैं, और मेजर गौरव आर्या जो कि यूट्यूब पे आता, उसको सब ज्ञान है दुनिया का, वही बताएगा कि आर्मी की पॉलिसी कैसे होंगी और अगले 100 साल में आर्मी, इंडियन आर्मी जंग कैसे लड़ेगी। यार ऐसे थोड़ा ना होता है। तूल कहीं से किसी ने मुझे ट्विटर पर डीएम भेजा कि मेजर साहब मैं भर्ती होना चाहता हूँ फौज में, और मुझे फौज में भर्ती होना है, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। मुझसे कह रहा है ये लड़का। तो मैंने बोला धीरज भाई, सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए और चापलूसी मैं कर रहा हूं सरकार की, ये कैसा लॉजिक है भाई? ऐसा किस तरीके से हो सकता है? सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी तुम्हें चाहिए, चापलूसी मैं कर रहा हूं। आपको हमारे हक में आवाज उठानी चाहिए। नहीं, जो सच बात है मैं उसके हक में आवाज उठाऊंगा। पहली बात तो वैभव, मैं एक बात बता दूं कि ये जो लोगों ने बोल रखा है, मैंने बात करी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला से। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला थे आर्ट्रैक के जीओसीएनसी आर्ट्रैक, यानी कि आर्मी कमांडर, जो आर्मी की पूरी ट्रेनिंग देखता है ना, इट्स बेस्ड आउट ऑफ शिमला। आर्ट्रैक में दे सेड कि ही वाज द वन हु वाज देयर व्हेन दिस एंटायर थिंग वाज बीइंग डिजाइन्ड कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, है ना। और उन्होंने रिकॉर्ड पे मुझे बताया है, मेरे पास वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें उन्होंने ये बोला है कि साहब ये जो पॉलिसी है इंडियन आर्मी ने फॉर्मुलेट करी, इंडियन आर्मी ने फॉर्मुलेट करी, यहां से फॉर्मुलेट होकर वो आर्मी चीफ के पास गई, वहां पे फिर वो सीडीएस के पास गई, जनरल बिपिन रावत के पास, फिर वो ऊपर गई। मोदी हाय हाय क्यों हो रहा है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्योंकि देखिए बात यह है कि हाँ ठीक है, गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है, गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है ये स्कीम, इतनी बात सच है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव करी है, तभी तो स्कीम आई है, वरना नहीं आती। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, स्कीम लाना कौन चाहता है? एमओडी में थोड़ा ना इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं। एमओडी में तो 99% लोग सिविलियंस हैं, उनको क्या पता कि फौज की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होती है। अगर एमओडी में आप जाके देखेंगे, एमओडी में 99% या 95% सिविलियंस हैं वहां पे, फौजी तो बहुत कम है। ये एक और रोना है, इसके ऊपर एक दिन और वीडियो बनेगा कि साहब वहां पे तो सिविलियंस से सिविलियंस भरे, वहां तो फौजी है ही नहीं। अब क्या हुआ है कि फौज ने बोला कि हमें अग्निपथ की स्कीम चाहिए, सरकार ने स्टडी करा, सरकार ने बोला यू आर श्योर, यस वी आर श्योर, डन, सरकार ने डन कर दिया, स्कीम आ गई। इसके पीछे 1.5 से लेकर 2 साल तक काम चल रहा था, ये अचानक एक दिन नहीं फूटी, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने तीर मारा जमीन पर और गंगा जी निकली, ऐसा नहीं हुआ। इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी गई है और आर्मी ने बोला कि फौज के लिए ये सही है, ये फौज के लिए सही है। जो लोग कहते हैं फौज सिर्फ पैसा बचाने के लिए कर रही है, भाई एक बात बताओ, हमारा बजट है $75 अरब। $75 अरब। अमेरिका का कितना है? $750 अरब एक साल का, यानी कि हमसे कितना? 10 गुना ज्यादा। ठीक है वैभव, अमेरिका का बजट हमसे 10 गुना ज्यादा अमेरिका के पास, और उनकी फौज हमसे छोटी है। द अमेरिकन आर्मी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द इंडियन आर्मी। उनकी वो 6, 7, 8 लाख की फौज है, हमारी 13 लाख। मैं सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूं, मैं नेवी एयरफोर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूं। लैंड फोर्सेस जो है इनकी, वो तो हमसे बहुत छोटी है, उनका बजट हमसे 10 गुना बड़ा है। ऑल द 3 सर्विसेज, मरीन्स को भी गिन लो, सबको मिला के उनका बजट 750 अरब है। उनको तो पैसे की कमी नहीं है, अमेरिकन आर्मी को पैसे की कमी नहीं है। 750 अरब छोटा पैसा नहीं होता है, तो उनके पास किसी पैसे की कमी नहीं है वैभव। जब उनके पास पैसे की कमी नहीं है, फिर ये क्यों कर रहे हैं 5-5, 4-4 साल के लिए अपने सिपाही क्यों लेकर आते हैं? वही अग्निपथ जैसी स्कीम अमेरिका में भी है। मैं चाइना और इन सब की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे कंस्क्रिप्शन होता है, यहां पे जानबूझ की जबरदस्ती, नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, तुम आओ फौज में। अमेरिका में ऐसा नहीं है। एक जमाना में था वियतनाम के टाइम पे, अब नहीं है। तो अमेरिका में तो बिल्कुल खुला खेल है,
लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनको फायदे मिलते हैं, वो वेटरन क्रेडिट्स होती हैं, एजुकेशन का होता है, वो कर कुरा के आगे निकल जाते हैं अपनी जिंदगी में। ये ऐसा हो नहीं सकता है। आपकी फौज जैसे चल रही है आज की तारीख में ऐसे नहीं चल सकती। हाँ ठीक है, वो बच्चा चाहता है कि मैं जिंदगी बिताऊं फौज में पूरी और पेंशन लेके जाऊं, या उसके माँ बाप ऐसा चाहते होंगे, बच्चा नहीं भी चाहता होगा तो कि मुझे, लेकिन अब फौज ये नहीं चाहती। भाई आपके वेस्ट में पाकिस्तान है जो कि न्यूक्लियर वेपन एनेबल्ड स्टेट है, एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, चाइना है, दोनों के साथ आपकी जंगें लड़ चुके हैं। यहां पे बंदों को पेंशन की लगी है, वहां पे आपका जो खतरा है वो तो देखिए ना। और जो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही कर दिया, ये मैं देखिए, चाहे वो वेटरन बोले या सिविलियन बोले, देखिए वहां पे आर्मी चीफ है, इतने सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं यार, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। दैट इज व्हाई आई डोंट कमेंट सो मच ऑन इट। मैं इसलिए कमेंट नहीं करता यार, मुझसे बहुत सीनियर है यार, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने, मैंने क्या देखा है जो उन लोगों ने देखा है। अब मैं बोल दूं कि नहीं आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे तो गलत कर रहे हैं, कैसे गलत कर रहे हैं भाई? मेरे पास उनका 100th एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है फौज के बारे में जितनी जनरल मनोज पांडे भूल चुके होंगे, विच ही मस्ट हैव फॉरगॉटन। सो एम आई क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन आर्मी चीफ? एम आई क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन? आई एम नॉट क्वालिफाइड, मैं क्वालिफाइड हूं ही नहीं, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं करता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा जो मामला है ना पेंशन का, ये पेंशन का मामला फौज को डुबा देगा। ये मैं बता रहा हूं, ये फौज को डुबा देगा ये पेंशन का मामला। आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास वही गंदी सी इंसास है एक, ठीक है, राइफल आपके पास वेपन्स नहीं है फेस करने के लिए। जब सरकार ने आपको ये बोल दिया एक बार कि भाई 4 साल के बाद, और मेरा भी कंसर्न था, मैंने भी ट्वीट करा था इस मामले में, जब सरकार ने आपको बोल दिया कि 4 साल के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वो सरकार के किसी भी विभाग में मिले, वो सरकारी नौकरी होगी, वो आपको सरकारी नौकरी, फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर क्या परेशानी है? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसमें राजनीतिक पार्टी क्यों? इनको हर जगह कुछ ना कुछ करना है, हर जगह कुछ ना कुछ करना है, हर चीज में, कि अग्निपथ स्कीम बुरी है। अरे फौज को चलाना दो ना, फौज को जो चलाना है। ये फौज को ये भी सिखाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करनी है, इनको एयरफोर्स को ये भी ट्रेनिंग देनी है कि बालाकोट की स्ट्राइक कैसे तुम्हें करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था। तो कहने की बात यह है कि ऑपोजिशन इन दिस केस हैज प्लेड अ वेरी वेरी नेगेटिव रोल, दे हैव प्लेड एन एक्सट्रीमली नेगेटिव, अननेसेसरली। तुम्हारा क्या मतलब बनता है यार, तुम्हारा क्या मतलब बनता है भाई? ये फौज के लिए अच्छी है इसकी, मैं जानता हूं इससे लोग नाखुश हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर एक बात मुझे कहनी पड़ेगी वैभव, जो लड़के हैं जो टेस्ट पहले पास कर चुके हैं, कई हजार हैं जो टेस्ट पास कर चुके हैं, रिटन और फिजिकल मेडिकल सब पास कर चुके हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ कोविड, या उनका एक आध कोई चीज रह गई, वो ज्वाइन नहीं कर पाए। उनको जरूर फौज को लेना चाहिए, और पुरानी स्कीम के तहत लेना चाहिए, नॉट अग्निपथ स्कीम, पुरानी स्कीम, क्योंकि उन्होंने टेस्ट जो दिया था पुरानी स्कीम के तहत दिया था। अगर मैं उन लड़कों को अलग कर दूं जिनके टेस्ट पास हो चुके हैं, मेडिकल फिजिकल रिटन सब कुछ पास हो गया है, ठीक है, उनको तो फौज को लेना ही चाहिए पुरानी स्कीम के तहत। भाई मैं इस चीज को पूरा सपोर्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट जो है, टेस्ट उन्होंने दिया था पुरानी स्कीम के तहत, ठीक बात है। लेकिन जो नए हैं, जो नए लोग हैं, जो परेशान, आपका मन था, आपके मन से फौज चलेगी? आपका मन है फौज में जाने के लिए? देश की सुरक्षा बाहरी हो आंतरिक हो, ये आपके मन से चलेगी? आपके मन से तो नहीं चलेगी ना। हमारा मन है साहब, हमने तो इतने साल से हम तैयारी कर रहे हैं, आप 50 साल से तैयारी कर रहे हो, आप 50 साल से तैयारी कर रहे हो, तो यार आई एम अ शॉर्ट सर्विस ऑफिसर। मैंने जब 5.5 साल के बाद फौज छोड़ी वैभव, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी सिविल के लिए, मुझे नहीं पता था ये कि घर से जब निकलता हूं गेट से तो दाएं जाना बाएं जाना, मुझे नहीं पता था। ये अट्टा बाजार पे अपने कंधे पे वेलवेट रख के बेचा है मैंने अपने लिए कार्ड बनाए थे जिसमें से मेजर नाम हटा दिया था, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी जो मैं काम कर रहा हूं, लोग बोलेंगे आर्मी का ऑफिसर है ये, जो स्कूटर पे वेलवेट लेता है फिर कंधे पे वेलवेट लेकर दुकान पे पहुंचाता है। फिर मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? जो आजकल लोग इतना कह रहे हैं अग्निपथ में ये हो गया, अग्निवीर में ये हो गया, और मेरी शिकायत सबसे है, मेरी शिकायत मेरे सीनियर्स से भी है, मेरी शिकायत सिस्टम से है, मेरी शिकायत सरकार से है। हजारों दर हजारों शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, किसी ने 5 साल नौकरी करी, किसी ने 10 साल नौकरी करी, जिसने 5+5 लिया, आज की तारीख में जो 10 साल कर रहा है या 14 साल कर रहा है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे बारे में तो किसी ने नहीं पूछा आज तक।
हमारे बारे में किसी ने नहीं पूछा। यहां पे उन लोगों के बारे में ये लोग चिंतित हैं जिन लोगों ने फौज ज्वाइन ही नहीं करी है। भाई अगर जिन लोगों ने अपना टेस्ट पास करा है, फिजिकल मेडिकल रिटन, आप उनको 1 मिनट के लिए कोने में रखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनका तो बुरा लगना जायज है और मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं हम अगले साल करेंगे, साहब 2 साल के लिए फौज की भर्ती बंद हो गई यार, कोविड था, फौज की भर्ती बंद हो गई, फिर आपको खुश करने के लिए फौज भर्ती थोड़ा ना खोल देगी। अरे यार मैं कह रहा हूं 2 साल का रिलैक्सेशन दिया है वैभव उनको, आप ठीक कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये इंडियन आर्मी है, मौसी का घर नहीं है आपका यार, कि नहीं मौसी मैं तो कड़ी चावल ही खाऊंगा आज शाम को और बनेगा ही बनेगा। ऐसे नहीं हो सकता, फौज ऐसे नहीं चलती है। इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, यू नो वैभव, वी हैव टू कंसिडर इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। अब आप एक बात और देख लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग। इंडियन आर्मी ने अग्निपथ स्कीम निकाली, उसके 2-3 कारण थे, ये हमने आपको बता दिया इंडियन आर्मी ने अग्निपथ स्कीम क्यों निकाली, ठीक है। अब डायरेक्टली जो लोग अग्निपथ की स्कीम से भिड़ रहे हैं कि ये जवानों के साथ, जो होने वाले जवान हैं उनके साथ बुरा करा, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के साथ क्या बुरा करा, ये बता दो जरा मेरे साथ। हमारी तो जो एवी सिंह कमेटी है, एवी सिंह कमेटी को कैबिनेट का अप्रूवल है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर साइड स्टेप होंगे, जब पील ऑफ होंगे आर्मी से, दे विल फाइंड जॉब्स देयर। किसको नौकरी मिल गई बता देना जरा, इक्के दुक्के किसी को मिली, हम तो सड़क पे आ गए थे, हम तो सड़क पे आ गए थे, हमने तो खुद अपना रास्ता बनाया। मैं ये जाना है, ठीक है, एन ऑफिसर इज बेटर इक्विप्ड। आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि एक ऑफिसर है, उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं, उसकी लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं, बट वो लैंग्वेज और लीडरशिप स्किल्स आपको लगता है कॉर्पोरेट उससे इंप्रेस होता है? भाई कॉर्पोरेट रिक्वायर्स क्वालिफिकेशन, कॉर्पोरेट रिक्वायर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस। मुझसे पूछा, जब मैं कहीं पे इंटरव्यू के लिए गया था तो मुझसे पूछा कि आप बता दीजिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। मैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल से आ रहा था यार, मैं जेएनके में था, आई वाज पोस्टेड ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल व्हेन आई लेफ्ट। और मैं क्या एक्सपीरियंस उसको बताऊं यार, सामने एचआर मैनेजर को मैं क्या बता दूं कि मुझे क्या आता है? मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेज। आर्मी इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल। जो भी फौजी के मन में यह है कि क्योंकि मैंने फौज में कर लिया मैं सिविल में कर लूंगा, टोटली रॉन्ग। यू विल गेट एम्बुश्ड। सिविल की रिक्वायरमेंट्स ही कुछ और हैं। और ये मुझे लगा, अब मुझे 23 साल हो गए फौज छोड़े हुए, इट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स दैट आई हैव रियलाइज्ड। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को आपने बिल्कुल जमीन पे फेंक दिया। हम में से कितने बन गए टेररिस्ट? हम में से कितने बन गए माफिया शार्प शूटर्स? हम में से कितने बन गए दाऊद इब्राहिम कास्कर? हम तो नहीं बन गए ना, सब लोग अपना काम ही कर रहे हैं ना। फिर ये आर्ग्यूमेंट की अग्निवीर टेररिस्ट बन जाएगा, क्यों? अफसर टेररिस्ट नहीं बनेगा, जवान टेररिस्ट बन जाएगा। ये भाई क्या लॉजिक है? देखिए, हो सकता है कि ऑफिसर का मेंटल लेवल एक जवान से ऊंचा हो सकता है उसकी ट्रेनिंग उससे ऊंची और होती भी है, हो सकता है कि उसकी कम्युनिकेशन उससे ऊंची और होती भी है, पर यार देश के लिए वफादारी तो सबकी बराबर होती है ना। जो देश के लिए और रेजिमेंट के लिए और पलटन के लिए जज्बा होता है वो तो अफसर और जवान का बराबर होता है। आप ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि अफसर का जज्बा ज्यादा होता है, जवान का कम होता है। दिस इज नॉनसेंस, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सबका जज्बा बराबर है। वो जवान भी देश से उतनी मोहब्बत करता है जितनी अफसर करता है। दैट्स इट। देखो, ये अग्निपथ होना ही होना है। अभी बोल दिया इंडियन आर्मी ने, ये रोल बैक नहीं होगी स्कीम। और मैं सरकार से एक और अपील करूंगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से एक अपील करूंगा। सर, मैंने ट्वीट भी करा था, एक वेबसाइट बनवाई है और जितने भी दंगाई हैं सबकी फोटो वहां पे होनी चाहिए। इनसे सिर्फ सरकारी नौकरी मत छीनिए, इनसे सिर्फ फौज की, ये दंगाइयों की बात कर रहा हूं मैं, जो ट्रेन जला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उनसे आप सिर्फ सरकारी नौकरी मत छीनिए, आप सिर्फ उनसे फौज की नौकरी मत छीनिए, आप उनसे प्राइवेट नौकरी भी छीनिए, आप उनसे उम्मीद छीनिए। ये गद्दार हैं, ये देश के दुश्मन हैं, ये टेररिस्ट हैं। और मैं तो ये जानना चाहता हूं कि इनके घर में बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? ये जो इतने हीरो बन रहे हैं, इनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं? इनके घर में भी बुलडोजर पहुंचना चाहिए। इनके मां बाप से भी वसूल करो पैसे ट्रेन के। इनका दिमाग लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद वाला है, ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी। ये देश की संपत्ति जलाएंगे। देखिए, जो शांति से, वैभव, मैं साफ बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके शो पे, जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है, जो देश को नहीं जला रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं आपसे अग्री करूं ना करूं, आपका संविधान है, यार। ये पूरा जो सिस्टम है ना, हर समय, वैभव, जब भी कुछ होता है, आप देखना देश में कुछ लोग आग लगा देते हैं, जब भी कुछ होता है। और सरकार की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, आई थिंक इट लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। दिस कुड हैव बीन डन वेरी वेरी डिफरेंटली। फार्म लॉज में भी ये प्रॉब्लम है, किसी को पता ही नहीं था फार्म लॉज क्या है। ये जो कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी है, ये गड़बड़ है। इसमें अग्निपथ स्कीम में
अग्निपथ स्कीम में ये पहले से इनका था कि ये साइड स्टेप कैसे करेंगे और सीआईएसएफ में सीआरपीएफ में कैसे जाएंगे, ये पहले से इनके दिमाग में प्लान था। पर इन्होंने अनाउंस कब करा? इन्होंने तब अनाउंस करा जब ट्रेनें चलनी शुरू हो गई और लोग अच्छा डर गए। ये बात हो गई, ये डर गए, डर के मारे इन्होंने कर दिया क्योंकि बहुत प्रोटेस्ट हो रही है, चलो और 10-15 ट्रेनें फूंक देते हैं तो और डर के हमें पता लगा कि ये लोग कलेक्टर ही बना देंगे डायरेक्टली डर के मारे, फौज ना, ये एसपी बना देगी नोएडा का, तुम्हें नोएडा का डीएम बना दे, ये दिमाग इनका चल रहा है। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता है। बात यह है कि यू हैव टू रियलाइज दिस इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आर्मी। और जो लोग अंदर के मामलात को भी जानते हैं फौज के, जो खुद फौजी रह चुके हैं, वेटरन्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, लेट द आर्मी डिसाइड व्हाट द आर्मी वांट्स। फौज को हमें बिल्कुल, हु एम आई टू गेस कि फौज कल क्या करेगी, एंड टुडे हु एम आई टू सेकंड गेस द आर्मी चीफ। मैं कौन होता हूं? हु एम आई? व्हाट इज माई क्रेडिबिलिटी? व्हाट इज माई लेवल ऑफ नॉलेज? व्हाट इज माई सोशल स्टैंडिंग दैट आई कैन क्वेश्चन जनरल मनोज पांडे? मैं उनको बोलूं कि नहीं सर आप गलत हैं, और मेजर गौरव आर्या जो कि यूट्यूब पे आता, उसको सब ज्ञान है दुनिया का, वही बताएगा कि आर्मी की पॉलिसी कैसे होंगी और अगले 100 साल में आर्मी, इंडियन आर्मी जंग कैसे लड़ेगी। यार ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। जो लोग हैं जो ट्रेन चला रहे हैं वो जेल जाएं और उनको सिर्फ जेल में ही रोटी मिले, क्योंकि बाहर उनको ना मिले। वेबसाइट की जो मैं बात कर रहा था वैभव, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो वेबसाइट में इन सबके नाम होने चाहिए, इनके आधार कार्ड की फ़ोटो होनी चाहिए, इनका पता होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए कि अगर ये बिहार के, यूपी के या तेलंगाना के या आंध्र प्रदेश के किसी गांव में भी किसी फैक्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई करें, फैक्ट्री वाला कंप्यूटर में देखे कि भाई इस शक्ल वाला यहां पे है कि नहीं, नहीं सॉरी तुमने ट्रेन जलाई थी, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट शुड से सिंपली, अगर तुमने किसी भी आगजनी वाले को तुमने नौकरी दी, तुम्हारा बिजनेस का लाइसेंस ही कैंसिल कर देंगे, तुम भी सड़क पे आओगे। यू हैव टू टेक वेरी यू कांट गो ऑन बर्निंग पब्लिक प्रॉपर्टी। आप कितने भी आपका जो वो हो कॉज, वो जेन्यून हो, यू कांट बर्न पब्लिक प्रॉपर्टी। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का, वो अग्निपथ स्कीम के बारे में बात कर रहे थे और उसके बाद वाले मामला जो पेश हुए, लोगों ने एहतजाज किया और ट्रेनें जला दी गई और भी बहुत सारे देश को नुकसान पहुंचाया। उस बारे में तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे उसके फ़वाइद। अगर फ़ौज में एक पुलिस ही आती है तो वो क्यों आती है और उसका क्या तरीक़ाकार होता है, सारी चीज़ें बड़ी तफसील से बताई उन्होंने। और जिस तरह से वो बताते हैं चीज़ें, बिल्कुल सही लगा कि वाकई ही इस तरह ही होता है। लोग सोचते भी इस तरह हैं और ज़ाहिर है कोई भी पुलिस ही किसी भी इदारे को फेल करने के लिए तो नहीं बनाई जाती कि इससे लोगों के जो जज्बात भड़कें और लोग सड़कों पे आ जाएं। उन्होंने एक स्कीम बनाई है और उसके पीछे रीज़न्स होंगे, और रीज़न सबसे बड़ा क्या है? पेंशन ही है। जो पेंशन है, जो हमारे मुल्कों में जो बजट होता है किसी भी चीज़ का, वो बहुत सारा बजट इन पेंशन्स में ही जा रहा है। और जो अदारे को बेहतर करने के लिए जो बजट चाहिए होता है, उससे भी बहुत सारा बजट हमें सिर्फ पेंशन में ही देना पड़ जाता है, क्योंकि हमने जो महसूस किया होता है, देखें इंडियन फ़ौज का हमसे कहीं ज़्यादा बजट है, लेकिन हाँ हमारा बहुत कम है बजट, लेकिन हम भी उसी तरह से ही पेंशन्स दे रहे हैं। और फ़ौज का डिफरेंस उस तरह से, जिस तरह उनका बजट ज़्यादा है, हमारा बजट कम है, हमारी फ़ौज उस तरह से उनसे कम नहीं है, यानी कि उनकी 13 लाख के करीब है और हमारी 7-8 लाख के करीब है। और ये वो वाला डिफरेंस लेके फिर भी पेंशन्स में बहुत सारा पैसा जाता है। और जो आर्मी के लिए, जो उनको बेहतरी के लिए, जो तरक्की के लिए जो बजट वगैरह चाहिए होता है, वो उस तरह से उन्हें नहीं मिल पाता। तो हमारी आर्मी तो खैर माशाल्लाह से कारोबार भी करती है, बहुत अच्छे कारोबार करती है। DHA ये प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा पैसा है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, उससे पैसा कमा के फिर अपनी ज़रूरियात भी बहुत ज़्यादा पूरी करती है। तो इतना डिपेंडेंट नहीं है गवर्नमेंट के उस बजट पे। तो वहाँ के जो ज़्यादा है तादाद फ़ौज की, और वहाँ पे पेंशन भी उसी तरह से ज़ाहिर है ज़्यादा होगी। तो ये वाला मामला है जिस पे वो एक बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने ये स्कीम निकाली है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से है, और दोबारा से अब लोगों को उम्मीद दिलाई है कि उसके बाद का वाला मामला क्या होगा, किस तरह से उनको नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन वो मिलता कुछ नहीं है। हमने भी देखा है कि जो आर्मी रिटायर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ड्राइवर, कहीं ना कहीं चौकीदारी, कहीं ना कहीं पे वो किसी मिल या फैक्ट्री का गार्ड या किसी घर के बाहर गार्ड भर्ती हो रहे होते हैं। इसके अलावा
कोई टैलेंटेड बंदा हो जिसमें कुछ करने की हो, फिर ही वो आगे निकल पाता है, यानी कि फौज से आके बाद में करियर बना पाता है। तो इस तरह से 4 साल वहाँ पे लगाएंगे, लेकिन उनके पास तो जाहिर है मौका ज़्यादा होगा कि बाद में आगे अपना को करियर, लेकिन वो कहते हैं कश्तियों पे पाँव रखने वाला हमेशा नाकाम ही होता है। पहले वो फौज में जाएंगे, 4 साल वहाँ लगाएंगे, फिर आएंगे सिविल में, तो वहाँ पे एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तो मेंटली इंसान डिस्टर्ब रहता है कि मैं करूँ या ना करूँ। लेकिन एक बंदा जो न्यूट्रल है कि उसको पता है मैंने सिर्फ एक फील्ड में ही अपना जोर लगाना है, तो वो उस तरह से कोशिश करेगा। आप सिर्फ एक तरफ देख रहे हैं जो फौज की तरफ है, और दूसरी तरफ से भी आपको सोचना पड़ेगा कि जो जिसने फौज में आना है किस लिए आना है, क्या जज्बा लेकर आना है। और अगर उसको उम्मीद यही है कि मैंने 4 साल के लिए आना है, तो वो ये भी हकीकत है कि वो लड़ भी नहीं पाएगा, और उस तरह से वो सरवाइव भी नहीं करेगा। आफ्टर 4 साल के बाद वो किसी सिविल अदारे में भी अपनी कारकर्दगी उस तरह से नहीं बना पाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी सोचने वाली हैं। बिल्कुल जी, तस्वीर के दो रुख होते हैं। अगर एक रुख देखा जाए तो उसके ऊपर जो है ना मेजर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, इदारे भी चलाने होते हैं। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो जब इंडिया की इकॉनमी इतनी बेहतर, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उस वक्त भी यही फौज थी, और इतनी ही फौज थी और उसकी पेंशन जो है वो दी जा रही थी। तो अब जब इकॉनमी जो है वो इंक्रीज कर रही है, वो आगे से आगे छलांग लगा रही है, तो क्या उसके ऊपर, बजट के ऊपर उसका उनका बजट नहीं बढ़ाना चाहिए? इसलिए क्योंकि दिफा ही सबसे मेन लाइन होती है। अगर दिफा ही कमज़ोर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इससे ऐसे इकदाम वहाँ से तो मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर जो वीडियो भी बना रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी सारा चल रहा है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी आके मेजर साहब जैसे जो है वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो डिफेंड नहीं कर रहे, वो अपना ही मजाक बना रहे हैं कि देखिए कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम जो है ना वो अपने रिटायर्ड जो फौजी अफसरान हैं उनकी जो है ना देखभाल कर सकें, उनको पेंशन दे सकें। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए एक मुल्क है, उसकी फ़ौज जो है ना वो जो दिफा कर रही है। अब एक बंदा जाता है, उसके लिए होता है कि यार मैंने वहाँ पे 20 साल 25 साल काम करना है, ड्यूटी करनी है, फौज फौज के लिए अपनी जो है ना खिदमत अंजाम देनी है। उसके बाद क्या होगा, चलें जी वो मेरी पेंशन लग जाएगी और जो है ना मेरे आने वाले वक्त में या मेरे बुढ़ापे में मेरे काम आ जाएगी। इस वजह से लोग जो है ना आर्मी में जाते हैं, वरना 4 साल के लिए वो कहीं कौन जाएगा? अगर 4 साल के अंदर कोई जंग लग जाती है, पाकिस्तान की तो आज 6 माह बाद इंडिया के साथ जंग छिड़ी होती है। अब इंडिया हमला कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में हमला कर रहा है, फिर कैसे लड़ेंगे वो? इसलिए फौज के ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी इदारों में आप कर लें, सिर्फ फौज में ही क्यों? बाकी जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, उन इदारों में ऐसा कर लेंगे भाई आप 4 साल नौकरी करेंगे, उसके बाद आप जो है ना वो अग्निपथ हो जाएंगे। फौज में ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अपने दिफा को खुद ही कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो मेरे एक राय है कि ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये जो इनकी फ़ौज है वो पाकिस्तान की तरफ जा रही है, जैसे पाकिस्तान की फ़ौज के हालात हैं, और जो पाकिस्तानी फ़ौज में जो है ना तब्दीलियाँ आने वाली हैं अब आने वाले वक्त में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनका हक भी है। लेकिन जो जलाओ घेराव करते हैं, अपने मुल्क का नुकसान करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि अपने घर को कौन जलाता है? इंसान जो है अक्लमंद के लिए जो होता है वो देखें, अपने घर को आग लगाएंगे तो फिर रहना कहाँ पे? अगर वहाँ पे अमन अमान कायम नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे? फिर जो है आज तो 4 साल की भी नौकरी मिल रही है, अगर वहाँ पे मुल्क ही ना रहा तो फिर आप 20 साल वाली नौकरी कहाँ से लेंगे? इदारे ही ना रहे तो फिर कहाँ जाएंगे आप? इसलिए पुरअमन एहतिजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन उसके ऊपर जो है ना ये जो जिस तरीके से ये कर रहा है सारे, ये मुझे तो लगता है ये सारे जो अपोजिशन और सारे ये सियासी वाबस्तगियाँ सियासी सारी लोग हैं उसके होते हैं, ऊपर ये सियासी इशू लोग उठाए करवा। जा रहे हैं, और ये सारा वही किया जा रहा है। और एंड पे आगे होता क्या है, चाहे मोदी जी है या कोई भी है, किसी की भी गवर्नमेंट है, लेकिन बदनामी जो है मुल्क के लिए है, और जग इंसाई पूरी दुनिया में हो रही है कि ये मोदी जी की गवर्नमेंट का भी फेलियर है कि एक वक्त जब आप पीक के ऊपर जा रहे हैं, पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, और आप ऐसे ऐसे जो है ना वो कानून पास कर रहे हैं जिससे आप ही के मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है और आपके मुल्क को नुकसान हो रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसने पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इंडिया की जग इंसाई करवाई है कि देखें जी इंडिया के पास जो है ना वो पैसे नहीं है पेंशन देने के लिए इनको, जो उनका दिफा कर रहे हैं, जो उनकी हिफाजत कर रहे हैं। और दूसरे नंबर तरफ जो है ना वो वही लोग जो वहाँ पे दिफा के लिए भर्ती होना चाहते थे, अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी हम तो 4 साल के लिए नहीं जाएंगे। अब ये देखें, मिलजुल के इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट को भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए, उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए।
जैसे पहले किसानों का नहीं आया था, इतना ज़्यादा इशू बढ़ा दिया गया, फिर उनके साथ मुज़ाकरात हुए और कितना नुकसान करवाने के बाद फिर भी मुज़ाकरात हुए। तो अब भी मुज़ाकरात कर लेने चाहिए ताकि मुल्क की बदनामी ना हो और मुल्क का नुकसान ना हो। और मेरा ख्याल में उनके साथ मामला सेट हो चुके हैं, ये सारा जो एहतजाज है वो भी वापस हो चुका है, सारी बातें ठीक हो चुकी हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। और हम भी उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी किया करें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।